कि अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में एसी में पढ़े, गरीब का बच्चा नीचे दरी पे बैठ के पढ़े, उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ाया जाए, एक को न्यूटन का नियम पढ़ाया जाए, एक को साइन थीटा पढ़ाया जाए और एक को ये पढ़ाया जाए कि हाँ ये सब्जी इस तरीके से पेंशन बंद हो रही है उन कर्मचारियों की, तो जो केवल 5 साल के लिए सरकार में आते हैं, विधायक बनते हैं और उनकी पेंशन चल रही है, ये नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दीपक दुबे और आज हम खड़े हुए हैं कुदरहा विकासखंड बस्ती का ये राघव राम बच्चन सेवा सरस्वती विद्यापीठ के विद्यालय का मैदान है, जहां पे 25 तारीख को एक बड़ी जनसभा होनी है जन अधिकार पार्टी के द्वारा, जहां पे ओवैसी साहब और कुशवाहा जी जैसे बड़े नेता यहाँ पे पधार रहे हैं, जिसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। हेलीपैड के लिए कल यहाँ पे टीम आई थी, उसका निरीक्षण किया गया और इसी दौरान हमारी मुलाकात जन अधिकार पार्टी संयुक्त जो संगठन है, जो एक अलायंस बना है, उनकी प्रत्याशी हैं पूर्णिमा गौतम जी, उनसे हुई है। आइए जानते हैं कि क्या है माहौल, क्या है मुद्दे इनके जिनको लेके ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके। पहला प्रश्न पूर्णिमा जी, जैसा कि चुनाव में यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, पार्टियां बोल रही हैं कि लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा की है, ऐसे में आप किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा ये है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। पहला मुद्दा, शिक्षा एक समान इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो कॉन्वेंट स्कूल का पाठ्यक्रम है और जो प्राइमरी का जो पाठ्यक्रम है, जो गांव की प्राइमरी स्कूल हैं, उनका पाठ्यक्रम डिफरेंट होता है। हमें ये एतराज़ नहीं है कि अमीर का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में एसी में पढ़े, गरीब का बच्चा नीचे दरी पे बैठ के पढ़े, उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ाया जाए, एक को न्यूटन का नियम पढ़ाया जाए, एक को साइन थीटा पढ़ाया जाए और एक को ये पढ़ाया जाए कि हाँ ये सब्जी इस तरीके से बोई जाती है। दोनों का शिक्षा का पाठ्यक्रम एक होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो पेंशन योजना बंद करी है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो व्यक्ति अपना 60 साल 65 साल का जीवन लगा देता है किसी कार्यालय में काम करने के बाद में, और जब वो बुज़ुर्ग होता है तो जो उसका एक सहारा था पेंशन, जिससे उसका परिवार या उसका अपनी जीविका चलती थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो इस पेंशन को बहाल करना, क्योंकि मेरा भी अपना मानना है कि अगर ये पेंशन बंद हो रही है उन कर्मचारियों की, तो जो केवल 5 साल के लिए सरकार में आते हैं, विधायक बनते हैं और उनकी पेंशन चल रही है, ये गलत है। अगर पेंशन पूर्णिमा जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2005 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और केंद्र ने एक प्रपोजल बनाया था कि जो प्रदेश सरकार चाहे अपने यहाँ पेंशन चालू रख सकती हैं, चाहे बंद कर सकती हैं। तो ये प्रदेश स्वतंत्र था कि वो पेंशन चालू रखे या बंद रखे। तो आरोप तो मुलायम सिंह जी की सरकार के ऊपर आता है कि उन्होंने बंद की थी पेंशन। नहीं, अब बंद जिसने भी करी है, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पेंशन को बहाल करेंगे। जी, अभी आप जनता के बीच जा रही हैं पूर्णिमा जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको, जनता आपको कंसीडर कर रही है? जी बिल्कुल, मैं जनता का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस्ती में महादेवा की जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, सभी से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। मुझे वो सुनते हैं, मेरी बात को तवज्जो देते हैं और उस बात से सहमत भी होते हैं, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की नीतियों के अलावा मेरा मुद्दा ये है कि लोग जागरूक हों, लोग अपने हक अधिकार को समझें, लोग वोट के महत्व को समझें। क्योंकि आज 74 सालों में, मैं 74 साल हो गए देश की आज़ादी को, मैं गांव-गांव घूम रही हूं और 6 महीने से मैं कंटिन्यू घूम रही हूं। मैं कई सारे आपको गांव बता सकती हूं, जैसे माझा कला है, और अभी मैं लेटेस्ट 1 हफ्ते पहले महुआ पार गई थी। सरकार ने इतनी योजनाएं ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में चालू कर रखी, चाहे वो कभी लोहिया आवास के नाम से थी, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से थी, सड़क योजना, शौचालय, तमाम सारे। लेकिन आज भी मैं 2 गांव का उदाहरण दे रही हूँ, आप महुआ पार चले जाइएगा कभी, 5 नहीं, मुझे लगता है 2% पक्के मकान होंगे। आबादी बहुत है महुआ पार में, 2% पक्के मकान होंगे, बाकी सब आज भी फूस के हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में नहीं पहुँचती हैं। पहली एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को जब उनके हक अधिकार के बारे में बता रहे हैं, जब लोगों से हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर सरकार हमको कुछ फ्री देना चाहती है तो हमको शिक्षा फ्री दे, हमको स्वास्थ्य फ्री दे, हमको
ये जो फ्री में हमको जो अनाज मिलता है 10 किलो गेहूं चावल, जिसमें लोग खड़े हो जाते हैं लेने के लिए, ये जो हम दिमागी तौर से एक तरीके से अपाहिज बन रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार कुछ ऐसी योजना करे जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। तो अगर ऐसा होता है तो हम इस तरह के काम करेंगे जिसमें हम खुद आत्मनिर्भर बन सके, हम खुद कमा के खा सके, हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें। पूर्णिमा जी, जैसा कि मंच पे जितने भी दल हैं वो चाहे जैसे दावे करें कि सर्व समाज सर्व लोग हमको चुन रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में जो बातें होती हैं, हर दल अपने जातीय गणित के आधार पर अपनी उम्मीद जता रहा है कि हम इस तरीके से लड़ रहे हैं, उस तरीके से लड़ रहे हैं। आपकी जन अधिकार पार्टी कुशवाहा जी की, जिसमें कहा जाता है कि मौर्य समाज, शाक्य समाज से आप आते हैं, और लगभग इस विधानसभा में जो आंकड़ा है वो 1.5 से 2% वोट का है। ठीक है, आपके साथ ओवैसी जी का समर्थन है, 10% मतदाता मुस्लिम है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि आपका जो ये बेस वोट है, मैं आपको कुशवाहा वोट जो आपका बेस वोट कहूँगा, ये वोट आपको सपोर्ट कर रहा है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो आपका साथ देगा क्या? जी बिल्कुल दे रहा है। देखिए, अगर जातिगत आधार पर गए तो शायद कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो जातिगत आधार पर टिकट नहीं देती है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। टिकट सभी जातिगत आधार पर देते हैं और उस विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार ही टिकट दिया जाता है। और रही मेरी बात, तो मुझे अल्पसंख्यक समाज भी समर्थन कर रहा है और जो हमारा एससी समाज है वो भी समर्थन कर रहा है कि 25% वोट हैं दलितों के। और दलितों में मैं डिफाइन करूं थोड़ा सा कि जिसको चमार बोलते हैं यहाँ पे, उनके 25% वोट हैं, जिसमें 4% जो खटिकों के वोट हैं वो अलग हैं। 25% टोटल जिसको लोग कहते हैं ये बसपा का बेस वोट है, और आप भी उसी समुदाय से आती हैं। तो क्या लगता है कि आप कुछ लोगों से जोड़ पा रही हैं अपने समुदाय? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं सच्चाई, तो ये बात सही है कि चमार जाति के वोट को हमेशा से ये कहा जाता था कि ये बसपा का ही वोट है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है। मैं बहुत समय से घूम रही हूँ, 80% दलित बहुजन समाज पार्टी से नाराज है, खफा है। और मैं आपको कई गांव का उदाहरण भी दे सकती हूँ। टीकर कंचनी एक गांव है, बनकटी में है, ऐसे नाम तो नहीं याद रहते हैं, लेकिन मैं जुआ जाता है, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। जुआ जाता बहुत बड़ा गांव है, हलुआ पार है। लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। हाँ, वो अपने नेता की तलाश कर रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आए, हम उसको चुनेंगे। ये सत्यता है आज की। पूर्णिमा जी, लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लड़के चले जाते हैं, और आप भी इस विधानसभा में आई हैं, कहीं ना कहीं आपके नाम की भी चर्चा है। एक महिला नेत्री के रूप में आप एक मात्र उम्मीदवार हैं जो महिला यहाँ पे दमदारी से अपने उपस्थिति दर्ज की है। तो क्या लगता है कि चुनाव के बाद भी पूर्णिमा महादेवा से जुड़ी रहेंगी, या जैसे लोग आते जाते हैं आना जाना हो जाएगा, फिर अगले चुनाव में ही दिखेंगी? देखिए, सभी ये एक्चुअली में ये सवाल इसलिए जनता का है क्योंकि 99% जितने भी नेता आज तक आए उन्होंने यही काम किया है, इसलिए जनता हर किसी को उसी भाव से देखती है। लेकिन उसके पीछे एक कारण है, मैं पब्लिक को, जो हमारी जनता है, उसको समझाती भी हूँ। जब कोई नेता आता है, प्रत्याशी जब कोई आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो देखिए, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो टिकट यूं ही उसको मिल जाता है। ठीक है, वो इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो पैसा खर्च करके टिकट लेके आता है। उसके बाद में जब चुनाव होता है तो इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता है कि चुनाव लड़ने पे कितने पैसे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो गांव में बांट देती हैं, और पकड़े भी जाते हैं। कहीं शराब बढ़ती है तो कहीं 200 रुपये बढ़ता है, कहीं कंबल बढ़ता है, कहीं साड़ी बढ़ता है। और यही बात मैं पब्लिक को समझा रही हूँ कि अगर 2-4 करोड़ रुपए में कोई टिकट खरीद के लाया है और 4-10 करोड़ रुपए का यहाँ चुनाव लड़ेगा, उसको पैसा ही कहने को कह दे कि हम 40 लाख 50 लाख रुपए में चुनाव लड़े, लेकिन सच्चाई सब जानते हैं कि जब वो करोड़ों रुपया खर्चा करेगा तो निश्चित सी बात थी, अगर वो जीत जाएगा तो सबसे पहले वो पब्लिक के बीच में नहीं आएगा, वो अपना पैसा निकालेगा। ये सत्य है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि मैं आपके बीच में मैं क्या काम कर सकती हूँ, कैसे काम कर सकती हूँ, वो काम करके दूंगी। मेरे पास कोई भी इस उम्मीद से मत आना कि मैं कुछ बांटूंगी। नहीं, मैंने कहा कि क्या पूर्णिमा इस इलेक्शन के बाद भी यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी रहेंगी, बनी रहेंगी? पूर्णिमा इस इलेक्शन के बाद में अगर जनता मुझे यहाँ का विधायक चुनती है, मुझे जिताती है, तो निश्चित तौर पर पूर्णिमा इस विधानसभा में जब भी जनता चाहेगी उससे रूबरू रहेगी और
जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आऊंगी, उनके पास मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। हो सकता है अगर ऐसा हो गया जी। कि कहीं आपको पूरा जनाधार नहीं मिल पाया, जी। फिर भी जनता का प्रेम मिला, तो क्या उसके बाद भी आप बनी रहेंगी या जी, फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी शुरुआत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहती हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छी जगह पर मैं पहुँचूंगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज़ सीखी है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, तो मैं करके दिखाऊंगी। चलिए, धन्यवाद पूर्णिमा जी। आप थी पूर्णिमा गौतम, जन अधिकार पार्टी की हमारे 311 महादेवा विधानसभा की प्रत्याशी हैं और पूरे जोर शोर के साथ आपकी उपस्थिति महादेवा में दर्ज हुई है। आप भी दावा कर रही हैं कि आपके साथ जनता का प्यार मिल रहा है आपको, तो देखते हैं क्या होता है। 3 मार्च को यहाँ पे वोटिंग होनी है, 10 को नतीजे आने हैं। तब तक देखते रहिए पूर्वांचल संदेश।